एसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। नॉर्मली सर, अगर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या आप एक जूनियर अकाउंटेंट हैं और आपकी सैलरी कम है, लेकिन आप सीनियर अकाउंटेंट्स या अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्ट में हम आपको उसका आंसर देंगे। यानी कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में, या चाहे सीनियर अकाउंटेंट हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट हो या फिर अकाउंट्स मैनेजर हो, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप ये वीडियो देखकर जाएंगे तो डेफिनेटली 101% आपका सिलेक्शन पक्का है। अब इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में आपको अपना रिज्यूमे ले जाना होता है। रिज्यूमे आपको डिटेल्स वही फिलअप करनी है जो आपसे पूछे, तो आप उसका आंसर सही तरह से दे सकते हो। यानी कि आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको वहां पर नोट करने हैं। आपने वहां पर क्या क्या काम किया है वो भी आपको वहां पर डिफाइन करना है। और रिज्यूमे जितना शॉर्ट हो उतना ही बेस्ट रहता है। लॉन्ग रिज्यूमे सर कोई नहीं पढ़ता है, तो जितना शॉर्ट आपका रिज्यूमे है उतना ही आपको वहां पे लिखना है। तो प्रॉपर रिज्यूमे बनाकर, प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ में, सूज वूज सब कुछ सेटल हो, आपकी सेविंग सेट हो, बाल अच्छे हो, और इसके हिसाब से आप इंटरव्यू देने के लिए जाए। इंटरव्यू देते समय सर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपके साथ में और कुछ नहीं कर रहा है। जैसे ही आप इंटर हो, अगर सामने वाला अगर आपको बोले कि प्लीज सिट डाउन, तो आपको बैठ जाना है और सही पोजीशन पे बैठना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है यार। नहीं तो अगर इंटरव्यू देते समय हम घबराते हैं और हमें ये लगता है कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ तो आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप हमेशा इस बात पे विश्वास करें कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, इसलिए घबराए बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, सर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बारे में नॉर्मली पूछता है और उसी से सामने वालों को आपका अंदाजा हो जाता है कि सर आप में कॉन्फिडेंस कितना है। अगर हम बात करें सर 5 मिनट के इंटरव्यू में सामने वाला आपसे क्या पूछ के क्या एनालिसिस करता है, तो वो आपके अंदर ये एनालिसिस करता है कि सर आपको किसी को आंसर देने में आपका कॉन्फिडेंट कितना है, आपको कितना कॉन्फिडेंटली आप कितना बात कर सकते हैं किसी अदर पर्सन, किसी अजनबी से। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूअर से मिलते हैं आप उनसे अजनबी होते हैं, इसलिए आप इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि कोई अगर स्ट्रेंजर आपके सामने आ जाता है तो कितना कॉन्फिडेंटली आप उनसे बात कर सकते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में आपको अपने बारे में बताना है। अपने बारे में जितना शॉर्ट हो उतना ही बताना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आता है, सर पहले कहाँ जॉब कर रहे थे। यानी कि पहले आप जॉब कहाँ कर रहे थे, इसके बारे में आपको बताना है। जहाँ जहाँ आपने जॉब किया हुआ है वो नहीं बताना, पहले कहाँ कर रहे थे। यानी कि आप इंटरव्यू देने से पहले आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे वो आपको वहाँ पे बताना है। इसके बाद वहाँ पे जॉब क्यों छोड़ रहे हो, यानी कि वहाँ पे जॉब छोड़ने का रीज़न क्या है, अपने यहाँ पे आने का रीज़न क्या है। यानी कि आप हमारे यहाँ पे वहाँ के जॉब छोड़ के क्यों आ रहे हो। ये इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि सर हमारे यहाँ से भी कहीं आप छोड़ के किसी और दूसरी जगह पे न जाओ। तो वहाँ पर आपको बेटर आंसर देना है, पॉजिटिव आंसर देना है, ताकि सामने वाले इंटरव्यू को ये नहीं पता चले कि सर अगर आप यूँ बोलोगे कि नहीं हमको तो सर बेटर नॉलेज चाहिए था और अच्छा सीखना था, ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्टेशन थी, तो ये है। तो आपको एक पॉजिटिव आंसर देना है, वो पॉजिटिव आंसर से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 4, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, वो ऑलरेडी आपने अपने रिज्यूमे में लिखा होगा। तो रिज्यूमे में वही स्ट्रेंथ और वही वीकनेस लिखे जो आप सामने वालों को बता सकें। और वीकनेस भी आपको ऐसी नहीं बतानी है कि जो आपको इंटरव्यूअर आपको आगे इंटरव्यू नहीं ले और पूछ दे। जैसे अगर आपको वीकनेस बता, सर मेरी वीकनेस है झूठ बोलने की आदत है, ये कोई आंसर नहीं होता। पॉजिटिवली अपनी वीकनेस बताइए, पॉजिटिवली अपनी वीकनेस बताइए। तो ये कुछ आप ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर सर्च करके जाएंगे, वहां पर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आपको आइडियाज मिल जाएगा। अब सर हमारे इंपॉर्टेंट काम से हम बात करते हैं, यानी कि जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंट्स के रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर आपको किस तरह से देने हैं, ये हम अब इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबसे पहला, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है तो आपको
आंसर देना है सर। ये 3 टाइप के बिजनेसेस होते हैं। सबसे पहला बिजनेस हमारा होता है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा बिजनेस हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, और तीसरा बिजनेस होता है सर हमारा सर्विस बिजनेस। तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस, ये जो बिजनेसेस होते हैं ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली फॉर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। इसके बाद अगर पूछता है कि सर उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, तो हमको सभी को पता होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 4 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चर अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट्स। अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, और अगर सिर्फ सर्विस की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर की जाती है। ये हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट कहे जाते हैं। तो ये आपको आंसर देना है। इसके बाद अगर आपको पूछें कि सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय हमको क्या क्या करना होता है, क्योंकि आप अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पे या फिर सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर बैलेंस शीट फाइनल करते समय आपको क्या क्या करना होता है। तो ये हम देखते हैं सर, जब भी हम कोई बैलेंस शीट फाइनल करते हैं तो सबसे पहले हमको हमारा जो जीएसटी है वो मैच करना होता है। जीएसटी मैच विद एक्चुअल टेली डेटा। आपने प्रीवियस में जितने भी जीएसटी के रिटर्न फाइल किए हुए हैं उसको आपके जीएसटी के साथ में डेटा के साथ में आपको मैच करना होता है। इसके बाद सर नेक्स्ट आपको ये बताना है कि सर हमने जो भी लोन लिया होता है उस लोन के स्टेटमेंट को हमको मैच करना होता है। लोन के स्टेटमेंट के हिसाब से आपका लोन का जो फिगर है वो आना चाहिए। जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट हो इसको बाइफरकेट कीजिए। इंटरेस्ट को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को लोन में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद सर हमें कुछ प्रोविजंस बनाने होते हैं। वो प्रोविजंस यानी कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे इसी ईयर में रिकॉर्ड करने के लिए हमको सर प्रोविजंस बनाते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सैलरी पे करते हैं सर अप्रैल में, सैलरी हम पे करते हैं अप्रैल में, तो ये इस ईयर का एक्सपेंसेस माना जाता है। लेकिन हमें क्या करना होता है सर, इसी ईयर में रिकॉर्ड करना होता है। तो इसके लिए प्रोविजंस किया जाता है सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। इस तरह से एक प्रोविजंस हमको क्रिएट करना होता है। इसके बाद सर हमको अदर रिजर्व्स बनाने होते हैं। बाकी जितने भी सैलरीज हैं ये हमको प्रॉपर चेक करना होता है। जितने भी लेजर्स हैं उन सभी लेजर्स को हमको चेक करना होता है। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है सर बैलेंस शीट फाइनल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट में आपको आंसर देना है। इसके बाद पूछेंगे सर प्रोविजंस और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। तो प्रोविजंस और रिजर्व में ये होता है कि सिंपल बताना है सर, प्रोविजन इज अगेंस्ट प्रॉफिट और रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजंस की एंट्री पास करने से आपका जो प्रॉफिट है वो आपका रिड्यूस होता है, और जो रिजर्व की एंट्री से आपका प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता है, वो प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है जो हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और बचा हुआ प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर इंडिविजुअल पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो इंडिविजुअल पार्टनरशिप और कंपनी में सिर्फ एक ही प्रकार का डिफरेंस है, वो होता है सिर्फ कैपिटल का। क्योंकि इंडिविजुअल्स में एक पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। और कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो यही डिफरेंस होता है, बाकी जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग सबकी सेम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आएगा सर पार्टनरशिप इनकम पर कितना टैक्स पे करना होता है। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो इनकम जनरेट कर रही है बिजनेस से, तो उस पर कितना टैक्स पे करना है। तो हमको वहां पर आंसर देना है सर 30% फ्लैट रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। इसके बाद पूछेंगे सर इंडिविजुअल अपनी इनकम पर कितना टैक्स पे करेगा। इंडिविजुअल अपनी इनकम पर कितना टैक्स पे करेगा, तो इंडिविजुअल अपनी इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करेगा। सिंपल आपको उनका क्या आंसर देना है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करेगा, जो भी स्लैब रेट में आएगी उसके हिसाब से टैक्स पे करेगा। क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज जीएसटी एंड टाइप ऑफ जीएसटी। तो इसका आपको सिंपल आंसर देना है, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो गुड्स और सर्विस दोनों के ऊपर लेवीड होता है। यानी कि अगर हम किसी भी गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस पर अलग से हमको कुछ अमाउंट कलेक्ट किया जाता है जो जीएस टैक्स के रूप में होता है। इसके बाद उन्होंने पूछा सर टाइप ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के 3 टाइप्स हैं। एक है सर आईजीएसटी, दूसरा होता है सर सीजीएसटी, और तीसरा होता है सर एसजीएसटी। आईजीएसटी को हम बोलेंगे सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीजीएसटी को बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी को बोलेंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको सिंपल सा इतना आंसर देना है। इसके बाद पूछेंगे सर व्हाट इज द चार्ज ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी किस तरह से चार्ज किया जाता है।
तो जब भी हम बात करते हैं सर, हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स सेल्स करते हैं तब हम जीएसटी चार्ज करते हैं। तो जीएसटी पर परचेज और सेल्स हम दो तरीके से करते हैं, एक हम करते हैं सर विद इन स्टेट और दूसरा हम करते हैं सर अदर स्टेट। तो जब विद इन स्टेट करेंगे तो हमें दो प्रकार के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और जब भी हम अदर स्टेट्स करेंगे तो वहां पर हमको लगेगा सर आईजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जब हम विद इन स्टेट गुड्स सेल्स करेंगे तब, और अदर स्टेट गुड्स परचेज या सेल्स दोनों करेंगे तो हमें आईजीएसटी लगेगा। अगर वो आपसे पूछे कि सर इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है, तो जब भी हम परचेज के पर जो भी टैक्स पे करते हैं, परचेज करते समय हम जो टैक्स पे करते हैं सर उसको इनपुट बोलते हैं, और सेल्स पर हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट बोलते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा आंसर आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीलर इन जीएसटी, जीएसटी में कितने टाइप्स के डीलर्स होते हैं, तो नॉर्मली 3 टाइप के डीलर्स होते हैं, एक रजिस्टर्ड डीलर, एक अनरजिस्टर्ड डीलर और एक कंपोजाइट डीलर। रजिस्टर्ड डीलर का मतलब जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है, अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, और कंपोजिट डीलर का मतलब कि जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लिया है लेकिन उसने एक कंपोजिशन स्कीम अवेल की हुई है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सर व्हाट इज कंपोजिट डीलर, एक्सप्लेन इन डिटेल। जैसे ही आपने बताया कि सर 3 टाइप के डीलर में कंपोजिशन डीलर भी होता है, तो उन्होंने आपसे पूछ लिया कि सर व्हाट इज कंपोजिट डीलर, तो आपको उसका आंसर देना है कि जिसका टर्नओवर सर 1.5 करोड़ रुपीस तक होता है वो एक कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू आप अदर स्टेट सेल्स नहीं कर सकते, आप सर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, आपको हर नॉर्मली 1% के हिसाब से गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है। ये कुछ कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस अगर आपको सेटिस्फाइड होती है तो ही आप कंपोजिशन डीलर की स्कीम्स कंपोजिशन की स्कीम्स ले सकते हो। इसके बाद पूछना है सर, पूछते हैं अगर आपसे कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या होती है। अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसकी लिमिट क्या है, तो उसकी लिमिट है सर 40 लाख रुपीस। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीस है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है, आप अपने स्टेट के हिसाब से पढ़ के जाएं कि सर आपके स्टेट के अंदर कितना, किसी में 20 किसी में 10 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है सर व्हाट इज एएटीओ यानी कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन जीएसटी। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको यह आंसर देना है कि सर एक ही पेन पे अगर एक से ज्यादा बिजनेसेस है, एक ही पेन पर अगर एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो उन सभी बिजनेसेस के टर्नओवर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कहा जाता है, जिसके अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी इंक्लूड होती है, नील रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होती है, और सर जीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड रहती है। तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन में आपको आंसर ये देना है कि सर एक ही पेन पर अगर 2 बिजनेसेस हैं और दोनों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट है, एक ही पेन पर 2 बिजनेसेस हैं, दोनों बिजनेसेस के जीएसटी सेपरेट है, तो ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे एज पर जीएसटी के हिसाब से। लेकिन इनकम टैक्स की बैलेंस शीट उनकी एक ही बनेगी दोनों बिजनेसेस की, लेकिन जीएसटी में डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाते हैं। एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को स्टॉक ट्रांसफर करता है तो वहां पर भी हमको सर जीएसटी चार्ज करना होता है, तो ये होता है सर डिस्टिंक्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन रिक्वायर और नॉट। अगर आपके एक बिजनेस एमपी में है, दूसरा बिजनेस अगर आपका यूपी में है, तीसरा बिजनेस अगर आपका दिल्ली में, क्या आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज यस। अगर आपके एक से ज्यादा बिजनेस अलग अलग स्टेट में है तो आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है, तो यहां पर आपको क्या आंसर देना है सर? यस आंसर देना। इसके बाद पूछेंगे सर व्हाट इज एफसीएम एंड व्हाट इज आरसीएम इन जीएसटी। एफसीएम का मतलब होता है सर फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म एंड आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्जेस में जैसे जो गुड सेल्स करता है, जो गुड सेल्स करता है वो सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है सर, जो गुड्स परचेज करता है
वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, वो सेलर को टैक्स पे नहीं करते हुए डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको हम बोलते हैं सर आरसीएम। तो फॉरवर्ड चार्जेस का मतलब जो सेलर है वो टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में परचेजर डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, दैट्स कॉल्ड आरसीएम। इसके बाद पूछते हैं सर ट्रांसपोर्ट बिजनेस हाउ टू पे टैक्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये किस प्रकार से जीएसटी पे करते हैं। तो सर इनके पास में दो ऑप्शन होता है, एक ये रहता है कि सर फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे करें 5% या फिर 12%, या फिर सामने वाले पर्सन को बोले कि आप आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कीजिए, हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। 24 व्हाट इज ईवे बिल एंड लिमिट। ईवे बिल क्या होता है, तो ईवे बिल का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये गुड्स कहाँ जा रहा है, कितना गुड्स है, कौन सी पार्टी के वहां जा रहा है। तो इसके लिए एक वे बिल बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। और उसकी लिमिट कितनी है सर, उसकी लिमिट है 50,000 रुपीज। अलग अलग स्टेट की अलग अलग है, आप अपने स्टेट के हिसाब से सोच के जाए। इसके बाद बात करते हैं सर जॉब पर गुड ट्रांसपोर्ट ईवे बिल लिमिट। अगर हम कोई गुड्स जॉब वर्क के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे हैं, उन किसी के वहां पे जॉब वर्क करवाने के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सर ईवे बिल की लिमिट क्या है, तो उसके लिए ईवे बिल की लिमिट 0 है। अगर आप कितना भी गुड्स 1 रुपया का भी या 100 रुपये का 500 रुपये का भी गुड अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको ईवे बिल जनरेट करना होता। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न इन जीएसटी फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उनके जीएसटी के रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर आपको आंसर देना है कि सर ये जो जीएसटी के रिटर्न्स होते हैं नॉर्मली 3 टाइप्स के रिटर्न होता है। एक रिटर्न होता है सर GSTR 1, दूसरा रिटर्न होता है सर GSTR 2A एंड 2B, एंड तीसरा रिटर्न होता है सर GSTR 3B। ये 3 रिटर्न्स होते हैं, शॉर्ट में आंसर देना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं देना है, ये 3 रिटर्न्स होते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे इसे GSTR 1 मंथली एंड GSTR 1 IFF ये क्या है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि GSTR 1 जो होता है ये सेल्स का रिटर्न्स होता है। यहाँ पर हम सेल्स की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास में सर ऑप्शंस रहता है कि हम मंथली डिटेल्स फाइल करें या फिर क्वार्टरली डिटेल्स फाइल करें। अगर हम बात करते हैं सर GSTR 3B में, तो GSTR 3B सर हमारा QRMP स्कीम के थ्रू फाइल होता है। QRMP का मतलब होता है सर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अगर आपने QRMP स्कीम अप्लाई की है तो आप GSTR 1 IFF के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। IFF में हम सिर्फ B2B की डिटेल्स ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अप्रैल एंड में हमारे ये 2 मंथ है और जून ये एक क्वार्टर है हमारा, तो अप्रैल और मई मंथ में हम सिर्फ B2B की डिटेल्स ही प्रोवाइड करेंगे और जून मंथ में B2B एंड B2C ये दोनों डिटेल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो IFF का सिंपल सा मतलब होता है इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें हम सिर्फ मंथली B2B की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और क्वार्टरली B2B और B2C की डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये आपको वहां पे आंसर देना। इसके बाद पूछे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GSTR 2A एंड GSTR 2B। GSTR 2A और GSTR 2B दोनों सर परचेस के रिटर्न है। आपको क्या बताना है सर, दोनों परचेस के रिटर्न है, लेकिन GSTR 2A हर मंथली चेंज होता रहता है, लेकिन GSTR 2B चेंज नहीं होता रहता है। ये सर एक बार अगर आपका होता है तो सर 14 तारीख तक ये फिक्स हो जाता है। थोड़ा सर आपको और डिटेल में अगर पूछे तो आपको ये बताना है सर GSTR 2A में जिस मंथ का इनवॉइस सामने वाली पार्टी ने अपलोड किया उसके उस मंथ में दिखेगा, और GSTR 2B में क्या होगा सर किसी भी मंथ का इनवॉइस होगा, आपको जिस मंथ के रिटर्न में दिखाया है उस मंथ के रिटर्न के GSTR 2B में दिखेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी सर GSTR 2A 2B के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसका डिटेल्स वीडियो है, वो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ओके, इसके बाद सर आपसे पूछे कि व्हाट इज GST पेबल एंड हाउ टू पे। GST पेबल क्या होता है, तो सर आउटपुट टैक्स, यानी कि सर हम जो भी पार्टी से टैक्स कलेक्ट करते हैं और हम परचेस करते समय हम जो भी टैक्स पे करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सर टैक्स पेबल। और ये जो टैक्स पेबल होता है ये हमको GSTR 3B के रिटर्न्स में पे करना होता है, जो हमारा मंथली या क्वार्टरली रिटर्न होता है, जो हमें 20 तक फाइल करना होता है, नेक्स्ट मंथ की 20 तक फाइल करना होता है, उस समय हमको ये पे करना होता है उस रिटर्न के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हाउ टू अवेल इट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और कैसे अवेल किया जाता है।
तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि सर हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं उस गुड्स पर हम जो भी टैक्स पे करते हैं उसका क्रेडिट हम आउटपुट के सामने लेते हैं। यानी कि हमने सर लोगों से टैक्स कलेक्ट किया था, जिसको भी गुड सेल्स किया था उनसे आपने कलेक्ट किया था, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन ये ऑलरेडी आपने यहाँ पर पे कर दिया है टैक्स, इससे इसको हम माइनस करेंगे। तो ये जो माइनस करेंगे ये हमारा माइनस हो जाएगा, बचेगा वो हम टैक्स पेबल के रूप में पे करेंगे। उसको अवेल कैसे करेंगे सर? अवेल हम जीएसटीआर 3B में करेंगे। ये जीएसटीआर 2A 2B के हिसाब से आपका जो भी आपके जीएसटीआर 2B में दिखेगा उसका पूरा अमाउंट आपके जीएसटीआर 3B में जाएगा और जीएसटीआर 3B में हम माइनस करेंगे, फिर जो भी पेमेंट होगा वो हम जीएसटीआर 3B में टैक्स पेबल के रूप में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर हाउ टू आउटपुट सेटल अगेंस्ट इनपुट। यानी कि सर ये जो आपका आउटपुट है ये इनपुट के सामने कैसे सेटल्स होता है? तो नॉर्मली सर आपका अगर आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर ये है तो ये आपके इनपुट आईजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा, सीजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा और एसजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा। सीजीएसटी आईजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा और सीजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा। एसजीएसटी आईजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा और एसजीएसटी के सामने सेटअप हो जाएगा। इस तरह से हम अपने आउटपुट को इनपुट के साथ में सेट करते हैं। सर सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी के सामने सेटअप नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको कभी नहीं बताना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने भी सेटअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं सर व्हाट इज जीएसटीआर 9 एंड 9C। जीएसटीआर 9 और 9C, जीएसटीआर 9 सर हमारा एनुअल रिटर्न है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ऊपर हो उनको कंपल्सरी जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि जीएसटीआर 9C फाइल करना होता है। इसके बाद पूछे सर व्हाट इज ई इनवॉइस एंड लिमिट। ई इनवॉइस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आपको जनरेट करना होता है, और उसकी लिमिट 1 अगस्त 2023 से उन्होंने 5 करोड़ रुपीस कर दी गई है। पहले जो लिमिट थी वो 10 करोड़ थी, अब इस लिमिट को उन्होंने डिक्रीज करके 5 करोड़ रुपीस किया हुआ। यानी कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं सर इफ मिस्टेक इन जीएसटी रिटर्न हाउ टू रिजॉल्व। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी जीएसटीआर 1 फाइल किया या आपने जीएसटीआर 3B फाइल किया, उसमें अगर कोई भी मिस्टेक होगी आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे? तो जीएसटी रिटर्न कभी भी रिवाइज नहीं होता है, वो आप उसके नेक्स्ट रिटर्न के अंदर आप अमेंडमेंट के थ्रू आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ फॉरगेट टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फाइनेंशियल ईयर देन हाउ टू अवेल। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैसे अवेल करोगे? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि सर हम अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट भूल गए तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं, या फिर हमने जीएसटीआर 9 फाइल किया विच एवर इज अर्लियर, या सितंबर मंथ या फिर जीएसटीआर 9, इन दोनों में जो पहले हो वहां तक हम आईटीसी ले सकते हैं। नंबर 36 व्हाट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन जीएसटी। जीएसटी के अंदर इंपोर्ट का मतलब होता है कि सर अगर हम किसी अदर कंट्री से कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर हमको आईजीएसटी पे करना होता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सर गुड्स हम यहाँ से अगर किसी अदर कंट्री को सेल्स कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, यानी कि सर जीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, और गुड्स जहां पर जा रहा है वहां पर जीएसटी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए एक्सपोर्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, नंबर 7 व्हाट इज इनकम टैक्स। अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में पूछे तो आपको बताना सर व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स पे बाय गवर्नमेंट, यानी कि पे बाय पर्सन टू डायरेक्टली गवर्नमेंट, यानी कि पर्सन के द्वारा पे किया जाता है और सीधा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स। उस समय आपको आंसर देना है सर 5 टाइप्स ऑफ हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सर ये 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इसके बाद पूछेंगे सर व्हाट इज जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन क्या होता है सर? इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ग्रॉस इनकम में से कुछ डिडक्शंस मिलता है जिससे हमको टैक्स कम पे करने का होता है। ओके, नंबर 14
ये पूछना है सर व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम एंड नेट टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम और नेट टोटल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको बताना है सर ग्रॉस टोटल इनकम का जो होती है सर वो एवरी हेड की नेट इनकम आती है। एवरी हेड की नेट इनकम को अगर हम ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है, और ग्रॉस टोटल इनकम में से हम जनरल डिडक्शंस माइनस करते हैं तो वहां से हमको नेट इनकम आती है। तो ग्रॉस इनकम और नेट इनकम के बीच में डिफरेंस यही है। ग्रॉस इनकम आपकी सभी हेड्स की नेट इनकम को ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है, उसमें से आप जनरल डिडक्शंस माइनस करते हो तो वहां पर आपकी नेट टोटल इनकम आती है। ओके, व्हाट इज स्लैब रेट। सर व्हाट इज स्लैब रेट क्या होती है। स्लैब रेट ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होती है। 0 से 2.5 लाख तक आपको 0% टैक्स पे करना है, 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको 5% टैक्स पे करना है, 5 लाख से 10 लाख पर आपको 20% टैक्स करना है, और 10 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना है। ये स्लैब रेट होती है, और स्लैब रेट सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ पर ही एप्लीकेबल होती है। नंबर 42, फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 23-24 विच स्लैब रेट बाय डिफॉल्ट, यानी कि सर 23-24 में कौन सा स्लैब रेट आपके लिए बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा, तो वहां पर हमको न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से जो स्लैब रेट होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा। ये जानना चाहता है सर आप कितने अपडेटेड है। इसके बाद पूछेंगे सर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस ये है कि सर ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमको जनरल डिडक्शंस मिलते थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में हमको सर जनरल डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ के। ये आंसर देना है। इसके बाद सर आएगा सर व्हाट इज सेक्शन 87A। अगर आपको पूछे कि सर 87A क्या है, तो यहां पर आपको आंसर देना है कि सर अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो इसके ऊपर 12,500 का जो भी टैक्स पे बनता है उस सेक्शन 87 के थ्रू आपको रिबेट मिल जाती है। यानी कि सर आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, जितना भी आपका टैक्स होता है वो नहीं पे करना हो। न्यू स्लैब रेट में सर 7 लाख रुपीस तक है, 25,000 रुपीस तक का अगर आपका टैक्स आता है तो आपको नहीं पे करना है। ये होता है सर सेक्शन 87A, रिबेट मिलती है आपको। लेकिन ये टर्नओवर आपका 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजाइम में और 7 लाख न्यू टैक्स रिजाइम में आपका होना चाहिए। इसके बाद पूछेंगे सर हाउ मेनी रिटर्न्स फॉर इंडिविजुअल पर्सन। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन इनकम टैक्स में कितने रिटर्न फाइल करेगा, तो उसके लिए सर 4 रिटर्न्स होता है। एक रिटर्न ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। ITR 1 जो होता है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज के लिए। ITR 2 अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है और साथ में कैपिटल गेन भी है। ITR 3 आपका बिजनेस है और जिसमें आपका टैक्स ऑडिट हो रहा हो, और ITR 4 जिसमें सेक्शन 44 AD अप्लाई कर रहे हो, यानी कि प्रेजेंट टाइम टैक्सेशन अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आप ITR 4 फाइल करोगे। तो सामने वालों को क्या बताना इंटरव्यूअर को, सर 4 टाइप्स के रिटर्न्स होते हैं। इसके बाद सर व्हाट इज TDS। सर TDS क्या होता है, तो TDS क्या होता है सर, TDS अगर हम किसी भी पर्सन को कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं और सामने वाला पर्सन अगर हमको पेमेंट कर रहा है, तो अगर कुछ लिमिट तक गवर्नमेंट क्या करती है, एक अमाउंट हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेती है और वो गवर्नमेंट को जमा कर देती है। दैट्स कॉल्ड TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 47 व्हेन लाइबिलिटी एराइज टू डिडक्ट TDS, यानी कि सर TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी कब एराइज होती है, अगर हम इंडिविजुअल या HUF बिजनेस है और हमारा टर्नओवर अप टू 1 करोड़ रुपीज से क्रॉस कर जाता है। अगर हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज से क्रॉस कर जाता है तो हमको TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटीज आ जाती है। और पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के अंदर कंपलसरी अगर किसी को भी अगर आप पेमेंट कर रहे हो और वो अगर TDS की लाइबिलिटीज में आ रहा है तो उसको TDS डिडक्ट करना है। क्लियर हो गया। चल 48 क्वेश्चन है सर व्हेन टू पे TDS पेमेंट। आपने अगर किसी का भी TDS डिडक्ट किया, उसका पेमेंट आपको कब करना है, तो वहां पर आपको बताना है सर 7th मंथ ऑफ नेक्स्ट, 7 डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर फॉर एग्जांपल जुलाई में अगर आपने किसी का TDS काटा है तो आपको 7 अगस्त तक आपको उसका पेमेंट करना है, और वो भी आपको सेक्शन वाइज चालान पे करके करना है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर हाउ मेनी रिटर्न इन TDS के अंदर कितने रिटर्न हैं, तो 23 रिटर्न है, 26Q, 27Q, 24Q। ये जो रिटर्न है ये TDS के होते हैं।
इसके बाद हाउ मच सैलरी एक्सेप्टेड, इतना सब कुछ होने के बाद आपसे ये पूछेंगे कि सर आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट करते हो, यानी कि आपको कितनी सैलरी चाहिए। तो आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, पास्ट में आपको 25,000 मिल रही थी, अब यहाँ पर आपके पहले से आप देख लें कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप 35, 40, 45, 50,000 सैलरी की एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखें। और इतने सब कुछ आंसर देने के बाद, यानी कि इतने सब आंसर आपने दे दिए और सही करेक्ट आंसर दे दिए, इसके बाद में आता है सर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड। यानी कि सर इतने आंसर सब अगर आप दे दोगे तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक अगर आपने देखा तब आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सब आंसर अगर आपको नहीं आते हैं, आप डिटेल में सीखना चाहते हो, तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट का, जिसमें हम फ्रेशर या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल बेसिक से है, और जो ऑलरेडी अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हैं उनके लिए एडवांस लेवल्स है। उसमें सर अकाउंट्स, जीएसटी, टेली प्राइम, टीडीएस, एक्सेल, इनकम टैक्स के क्लासेस होती हैं, यानी कि ये सिलेबस आपका कवर होते हैं। उसमें क्लासेस जो होती है रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक